सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में WHO ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है? तो आंसर होगा एस्पोर्टम। तो ये प्रश्न आप सभी के लिए चेतावनी है कि अब से आप कोल्ड ड्रिंक पीने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ साफ कह दिया है कि जो कोको कोला समेत दूसरे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए और जो फूड आइटम्स हो गए जैसे कि च्युइंगम वगैरह, तो इनको मीठा करने के लिए उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसे कहते हैं एस्पोर्टम ये डाला जाता है। और उन्होंने कहा कि ये जो एस्पोर्टम है इससे कैंसर होने का खतरा है। अच्छा, कैंसर से एक डे का प्रश्न मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं ये आप लोग बताओ। बाकी स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, शुगर की बात हुई है ना, जो हम घर में चीनी इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको कहते हैं टेबल शुगर। और टेबल शुगर को ही हम और क्या कहते हैं? साइंस की भाषा में बात करोगे तो सुक्रोज को ही केन शुगर भी आप कहते हो। और ब्लड शुगर किसे कहते हैं? ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि हमारे जो खून में जो शर्करा होती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है, इसलिए इसको ब्लड शुगर कहा जाता है। अच्छा, यूं बताओ फ्रूट शुगर किसे कहते हैं? तो फ्रूट शुगर फ्रुक्टोज को कहते हैं, इसको शुगर केन शुगर भी कहा जाता है। इस सबसे मीठी शर्करा ये फ्रुक्टोज ही है, नेचुरल स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट इसे आप बोल सकते हो। और ब्रेन शुगर किसे कहा जाता है? ब्रेन शुगर ये गैलेक्टोज को कहते हैं, जिस तरह से मिल्क शुगर ये हम लैक्टोज को कहते हैं, क्योंकि मिल्क में कौन सी शर्करा है? लैक्टोज। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए साइंस से संबंधित, प्रश्न बनते हैं यहाँ से, इनको ध्यान रखना। वैसे अभी पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? रणवीर सिंह। अच्छा, यहाँ पे एक साइंस का प्रश्न मैं आपसे और पूछूंगा। अगर आपके एग्जाम में साइंस आती है तो उत्तर देने की कोशिश करना, क्योंकि ये एग्जाम का प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी जो भी पूछ रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है, और कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई होती है सैकेराइड। तो इसी के बिहाफ पे हम उसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड हो गया। तो सैकेराइड तो सबसे सिंपलेस्ट, इसकी सबसे बेसिक यूनिट हो गई। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया ये। वहीं अगर डाइसैकेराइड की बात करेंगे तो वहाँ उसके उदाहरण क्या हो जाते हैं? लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ट्रीहेलोज हो गया, ये सब इसके उदाहरण हो गए। तो डाइसैकेराइड से आप क्या समझते हैं? इसमें 2 सैकेराइड मिलकर के डाइसैकेराइड बना, उसी तरह से ट्राइसैकेराइड होता तो 3 सैकेराइड मिलकर के ट्राइसैकेराइड बनाते। पॉलीसैकेराइड में बहुत सारे सैकेराइड मिलकर के जो बनाते हैं उसे पॉलीसैकेराइड। इतना तो आपको पता है। मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है कि जो सैकेराइड आपस में जुड़ करके कुछ भी बना रही है, तो जो आपस में वो जुड़ती है, जो उनकी बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा और केवल 2 ऑप्शन दूंगा। या तो इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं या फिर इसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अब उत्तर दो आप, क्या उत्तर होगा इसका? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मैं भी देखूंगा आप लोगों के कमेंट। अभी हम अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 जुलाई को। तो ये दिन गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ यानी कि प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिन मनाते हैं। क्योंकि आपको पता है, जो प्लास्टिक बैग अगर इसे आप मिट्टी में दफन कर दोगे तो इसे पूरी तरह से डिग्रेड होने में, पूरी तरह से मिट्टी में मिलने में इसको कई साल, लगभग 1000 साल लग जाएंगे। और इस दिन को हमने पहली बार कब मनाया था? 2008 में। अच्छा, मैं तो आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं ना कि भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया कब से? तो आंसर होगा 1 जुलाई 2022 से। और यूं बताओ, अभी कौन सा देश सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना? अभी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। और सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना को शुरू किया था हिमाचल प्रदेश ने। अच्छा, यूं बताओ, फर्स्ट इंडियन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी कौन सी बनी थी? तो ये बनी थी डाबर। और जुलाई का डे वाला प्रश्न है, तो देखो 1 जुलाई को हमने नेशनल डॉक्टर डे, चार्टर्ड अकाउंट्स डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया, जो कि जुलाई के पहले शनिवार को होता है। और 1 जुलाई को हमने GST डे भी मनाया।
2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस था और वर्ल्ड यूएफओ डे भी मनाया था 2 जुलाई को, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए कि जुलाई 2023 में भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा गुजरात में। तो गुजरात में जो काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, वहीं पे भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने सफलतापूर्वक वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है। तो कैपेसिटी कितनी है याद रखना, 700 मेगावाट है। और हमने कहा यह भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर है, मतलब हमने बनाया है, हमने किसी और देश की मदद नहीं ली है इसे बनाने में। और ये तो पहला है जो बनकर तैयार हो गया। वैसे अभी सरकार ने 10 स्वदेशी रिएक्टरों को मंजूरी भी दे दी है। अच्छा, हम ये बात कर लेते हैं कि अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ कहाँ पे हैं। तो यूँ बताओ कि नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। काकरापार आपने कहा गुजरात में है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। केग्गा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में है। और तमिलनाडु में 2 मिलेंगे आपको, कलपक्कम और कुडनकुलम। इन्हें रशिया की सहायता से बनाया गया था। और एक करंट अफेयर्स का प्रश्न कि अभी उत्तर भारत का पहला कहाँ पे बना है? तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में जो गोरखपुर गांव है वहाँ पे। और अगर आपसे पूछे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात है। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में किसे फिर से चुन लिया गया? तो आंसर होगा क्यू डोंग्यू। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अभी तक डायरेक्टर जनरल थे क्यू डोंग्यू, और अभी एक बार फिर से इन्हीं को अगले 4 सालों के लिए फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल चुन लिया गया है। बढ़िया बात है, हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद, वरना फिर एक और नाम याद करना पड़ता। क्यू डोंग्यू, सही कह रहा हूँ ना? तो क्यू डोंग्यू नाम याद रखना। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसकी होती है 16 अक्टूबर 1945 को। और इसी कारण हम कौन सा दिन मनाते हैं 16 अक्टूबर को? वर्ल्ड फूड डे। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में है। बाकी आप जानते हो अभी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर बने थे इसी साल, एरिक गारसेटी नाम है। अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के अध्यक्ष बने डेनिस फ्रांसिस। ये त्रिनिदाद और टोबैगो देश के हैं। और ट्विटर की सीईओ बनी कौन? लिंडा याकारिनो। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कैरेबियाई प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी? तो आंसर होगा श्रेयंका पाटिल। तो युवा स्पिन गेंदबाज श्रेयंका पाटिल महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए साइन होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई है। और आपको साथ में ये भी बता दूं कि श्रेयंका पाटिल ये पहली भारतीय खिलाड़ी भी होंगी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने से पहले विदेशी लीग में खेलेंगी। अभी आपको पता है जो वुमेन प्रीमियर लीग हुआ था उसमें रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के लिए खेली थी वो, और अभी वो वुमेन्स कैरेबियन प्रीमियर लीग में गुयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए खेलेंगी। अच्छा, आपको याद है अभी हमने पढ़ा था कि मैरिलेबॉन क्रिकेट क्लब ने अभी विश्व क्रिकेट समिति में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया था। उसमें से एक भारतीय महिला क्रिकेटर भी थी, उनका नाम क्या था? झूलन गोस्वामी। और अभी जो वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ था, पहली बार हुआ था, इसको मुंबई इंडियंस ने जीता दिल्ली कैपिटल को हरा के। इसमें मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में डिजिटल सेवाओं के लिए किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेब नाम से एक नई पहल शुरू की? तो आंसर होगा इंडियन बैंक। तो अभी इंडियन बैंक ने अपनी डिजिटल परिवर्तन पहल प्रोजेक्ट वेव के तहत नई सर्विसेज शुरू की है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सर्विस शुरू की है जो पारंपरिक कागज आधारित प्रक्रियाओं को आसान बनाएगी। इसके अलावा ग्राहकों को फिजिकल स्टाम्प पेपर और फिजिकल सिग्नेचर की जगह डिजिटल यानी कि ई साइनिंग की सुविधा भी दी जाएगी। इसके अलावा व्हीकल लोन लेने की प्रक्रिया भी पूरी तरह से डिजिटल कर दी गई है। इंडियन बैंक आप जानते ही हो, स्थापना होती है 1907 में, हेडक्वार्टर चेन्नई में है। एमडी सीईओ शांतिलाल जैन है। टैगलाइन होती है आपका अपना बैंक। हाँ, हमारा अपना बैंक है भाई, जाके जितना चाहो पैसा निकाल लेना। बाकी आप जानते हो कैनरा बैंक अभी रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला पहला सरकारी बैंक बना। और एचडीएफसी बैंक, एक तो दो पॉइंट याद रखना। एक तो कि भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी किसने जारी की थी? एचडीएफसी बैंक ने। और अभी विश्व की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है एचडीएफसी बैंक।
क्योंकि HDFC बैंक और HDFC आपस में विलय हो गया, इनका मर्जर हो गया। और इसमें टॉप यानी कि सबसे वैल्यूएबल बैंक बताई गई US का JP मॉर्गन। और SBI ने अभी बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया था, ये भी न्यूज़ में था, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए कि जुलाई 2023 में किसने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो आंसर होगा अजीत पवार। तो अजीत पवार ये NCP यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हैं और अभी ये शामिल हो गए हैं महाराष्ट्र सरकार में यानी कि NDA गवर्नमेंट में। और अब महाराष्ट्र में आप देखोगे तो एक तो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और 2 हो गए हैं डेप्यूटी CM। एक तो पहले से हैं देवेंद्र फडणवीस और एक ये बन गए अजीत पवार। ये जो अजीत पवार है ये शरद पवार के भांजे कहे जाते हैं। अब बात यहाँ पे महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। बाकी देखो यहाँ की कैपिटल तो मुंबई है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और गवर्नर रमेश बैस हैं। बाकी आप जानते हो अभी यहाँ पे वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का नाम वीर सावरकर सेतु हो गया, अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर हो गया, औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर हो गया और महाराष्ट्र के नागपुर जिले के इतवारी स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन हो गया। बाकी अभी हमने पढ़ा था कि सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य ये महाराष्ट्र बना। और महाराष्ट्र के किस जिले में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? ठाणे में। और अभी NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट मैनेजमेंट रैंकिंग में टॉप पे रहा था बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसका मुख्यालय पुणे में है। और अभी महाराष्ट्र सरकार ने सचिन तेंदुलकर को मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर बनाया। और भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल ये बन रही है महाराष्ट्र में। ये मुंबई के मरीन ड्राइव को बांद्रा वर्ली सी लिंक से जोड़ेगी। लंबाई है 10.57 किलोमीटर। और दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स ये कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र में ही। और एप्पल ने कहा था कि वो अपना पहला स्टोर भारत में कहाँ पे खुल रहा है, तो आंसर होगा मुंबई में। और अभी मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख के नाम पे रखा गया। अभी भारत और 20 अफ्रीकी देशों के बीच में F इंडेक्स एक्सरसाइज हुआ था पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। और भारत सरकार पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट बनाएगा पुणे में। और अभी आपको पता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण हुआ था मध्य प्रदेश में, उसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र। और दुनिया का पहला बांस बैरियर ये कहाँ पे स्थापित किया गया? विदर्भ में। इसको नाम दिया बाहुबली। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना महाराष्ट्र से। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में कोल इंडिया के नए चेयरमैन कौन बन गए? तो आंसर होगा PM प्रसाद। तो PM प्रसाद यानी कि पोलावरापू मल्लिकार्जुन ने कोल इंडिया के चेयरमैन का पद ग्रहण कर लिया है। उन्होंने प्रमोद अग्रवाल का स्थान लिया और इस तरह से वे कोल इंडिया के 29 नंबर के चेयरमैन बने। देखो कोल इंडिया की स्थापना होती 1975 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कोलकाता में। चेयरमैन बन गए PM प्रसाद। याद रखना ये एक महारत्न कंपनी है। और महारत्न कंपनी से याद आएगा अभी टोटल कितनी महारत्न कंपनी हो गई? 12 हो गई। 12वीं बनी थी कौन सी? REC। नवरत्न कंपनियां 13 हैं, 13वीं थी RVNL। बाकी गिफ्ट सिटी के चेयरमैन बने अभी हसमुख अधिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने जनार्दन प्रसाद। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने अभी नितिन अग्रवाल। जबकि अमित अग्रवाल UITAI के बने। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में किस भारतीय ने मोलोर्का ओपन में करियर का पहला ATP टूर टेनिस खिताब जीता है? तो आंसर होगा यूकी भाम्बरी। तो भारतीय टेनिस प्लेयर हैं यूकी भाम्बरी, जिन्होंने भी स्पेन के मोलार्का में आयोजित मोलार्का ओपन 2023 में पुरुष युगल फाइनल जीतकर अपना पहला ATP टूर खिताब जीता है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के लॉयड हैरिस के साथ मिलकर के ये खिताब जीता है। ATP का मतलब हो गया एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। तो याद रखना ये इनके करियर का पहला ATP टूर टेनिस खिताब था। यूकी भाम्बरी नाम है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए भी कौन सी योजना शुरू की है? तो आंसर होगा मिशन वात्सल्य योजना। तो अभी केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने पर परिवारों के द्वारा उनका परित्याग करने पर उन नाबालिगों को रहने के लिए आश्रय, खाने के लिए भोजन और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए ये मिशन वात्सल्य योजना को शुरू किया है। तो महिला व बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी,
जिनके अनुसार निर्भया योजना के तत्वावधान में शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन गर्भवती नाबालिग पीड़ितों के लिए संस्थागत और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना है जिनके पास खुद की देखभाल करने का कोई भी साधन नहीं है। तो इस योजना का नाम क्या है? मिशन वात्सल्य योजना। ये आप ध्यान रखना। तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने नई सीरीज स्टार्ट की है फटाफट रिवीजन वाली, उसमें कल हमने एक नया टॉपिक लिया था। कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसको मैंने 2 दिन डिवाइड कर लिया, कुछ कल बात कर ली और कुछ बचे हुए आज बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस वर्ष कौन सा अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की और उसकी खास बात क्या थी, उस वक्त ऐसा क्या हुआ था कि वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर कल का वीडियो आपने नहीं देखा, पहले वीडियो को देख रहे हैं, तो कल वाला वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि स्टार्टिंग के जो इम्पोर्टेंट है वो हमने उसमें डिस्कस कर लिया। अब कुछ आधे आज डिस्कस कर रहे हैं, तो देखते हैं फिर। अच्छा, तो इसकी पहली वाली शीट में हमने देखा था कि जो इसका 23वां संस्करण हुआ था, 23वां सत्र हुआ था 1907 में, कहाँ पे? सूरत में, जिसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। तो उसमें हमने देखा कि कांग्रेस ये दो भागों में टूट गई थी, गरम दल और नरम दल में। और उसका उल्टा अब हम देख रहे हैं कि जो इसका 32वां संस्करण हुआ 1916 में, कहाँ पे? लखनऊ में, और इसकी अध्यक्षता की थी A.G. मजूमदार ने। यहाँ पे वो दोनों फिर से एक हो गई थी, गरम दल और नरम दल जो इससे अलग हुए थे वो वापस एक हो गए थे। और जो मुस्लिम लीग है उसने भी कांग्रेस के साथ समझौता किया था। फिर अगला 33वां जो हुआ सत्र 1917 में हुआ, कहाँ पे? कोलकाता में। यहाँ पे अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, और ये इस तरह से प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अच्छा, ये जो विशेष अधिवेशन है ये 1920 में हुआ, कहाँ पे? कलकत्ता में। अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो विशेष अधिवेशन है ना, ये 2 बार हुए थे। एक तो मैंने आपको बता दिया 1920 में, एक कब हुआ था, किसको पता है? देखिए, बताने की कोशिश करो। बाकी 41वां हुआ था 1925 में कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। और इस तरह से ये इसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट भी महिला अध्यक्ष थी, वो पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। 45वां सत्र ये 1929 में हुआ था, लाहौर अधिवेशन जिसे बोलते हैं, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, और यहाँ पे इन्होंने पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव रखा था। अगला 46 नंबर का हुआ था 1931 में, कहाँ पे? कराची में। वल्लभ भाई पटेल जी ने अध्यक्षता की थी, और यहाँ पे मूल अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति प्रस्ताव को रखा गया। अगला 52वां हुआ था 1938 में, हरिपुरा में। अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। 53वां 1939 में हुआ था त्रिपुरी में, इसकी भी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। एक्चुअली में सुभाष चंद्र बोस करने वाले थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर इनकी जगह अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। ऐसे ध्यान रखना। तो इस तरह से ये 2 दिनों में कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हमने रिवाइज कर लिए। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे लास्ट में, तो काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। बाकी वीडियोस को सपोर्ट आप लोगों को करना ही है, ताकि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रख सकें। बाकी आपके लिए क्विज बना करके अपलोड कर दी गई क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, वहाँ से भी लगा लेना, PDF पे आपको मिल जाएगी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। अभी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो पहला प्रश्न पूछा था, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे रहा? 126वें स्थान पे, और टॉप पे कौन है? टॉप पे आइसलैंड है। और सबसे बुरी स्थिति यानी कि सबसे कम शांति वाला देश बताया गया अफगानिस्तान 163 नंबर पे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 132वें डूरंड कप का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा? तो आंसर होगा कोलकाता में, फुटबॉल से संबंध है इसका। फिर आपसे पूछा भी पेन पेंटर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया? माइकल रोसेन को। फिर पूछा भी भारत और फ्रांस की नौसेना ने इनफेन मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास का आयोजन किया, कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। फिर आपसे पूछा कि विश्व खेल पत्रकार दिवस कब होता है? 2 जुलाई को। फिर आपसे पूछा भी एशियाई स्क्वैश टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब जीता दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने। फिर आपसे पूछा CBI के नए स्पेशल डायरेक्टर बने कौन? अजय भटनागर। फिर बताइए,
अभी ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता, मैक्स वर्स्टपन ने, रेडबुल के ड्राइवर हैं। और फिर पूछा भी $3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई एप्पल। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि 17वां भारतीय सहकारिता कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और गाइज अगर सेशन अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है ना, वहाँ पे प्लीज़ एक बार इसको शेयर ज़रूर कर देना, बस इतना सा आप मदद कर दें। बाकी अभी हम होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि मेघालय के जो मुख्यमंत्री बन रहे कोंगरोड संगमा, उनकी पार्टी का नाम क्या है, तो आंसर होगा नेशनल पीपल्स पार्टी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।